बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जस्टेनियन लॉ चैम्बर। वीवर्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो डेली यूज़ के जो अल्फाज हैं जिनको रेवेन्यू पेपर के अंदर यूज़ किया जाता है और आम जो कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर वो इस्तेमाल होते हैं, उन पे हम आज डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है सवाल व जवाब का सिलसिला होगा। तो मैं इसका स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले जो रेवेन्यू के अंदर लफ्ज़ लिखा होता है आबादी दे। आबादी दे जो इस अल्फाज का जो रूल्स के अंदर या मैनुअल ऑफ जो सेटलमेंट लाज है उसके अंदर जो डिफिनेशन लिखी हुई है, इनहेबिटेंट साइट ऑफ विलेज। अब इसको हम एग्जांपल के साथ या प्रैक्टिकली जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या है कि जब सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट जो परमानेंट या जिसको बंदोबस्त कहते हैं वो 1872 में सबसे पहले हुआ। उस सेटलमेंट के बाद दूसरा सेटलमेंट हुआ 1904 और 5 को। तीसरा सेटलमेंट हुआ 1946-47 को। ये 3 सेटलमेंट हुए थे पाकिस्तान के अंदर। जिस वक्त ब्रिटिश का टाइम था उससे पहले, क्योंकि ज़मीन का रिकॉर्ड जो था वो नहीं था। पहले एक आर्जी भी बंदोबस्त हुआ था या सेटलमेंट हुई थी, वो हुई थी 1872 से पहले। 1872 से पहले आर्जी सेटलमेंट हुआ, उसके बाद मुस्तकिल सेटलमेंट हुआ 1872 को। अब जब 1872 को सेटलमेंट हुआ, उस सेटलमेंट के वक्त जो आबादी एग्जिस्ट कर रही थी, जो तामीरात, जो आबादी एग्जिस्ट कर रही थी, उस आबादी को बेसिकली रेवेन्यू की ज़बान में आबादी दे बोला जाता है। अब उसको रेवेन्यू पेपर के अंदर उसके लिए अलहदा से उसको एक सर्वे नंबर या खसरा नंबर दिया जाता है। उसका रिकॉर्ड अलहदा से मेंटेन किया जाता है। उसके अंदर बाकायदा जो भी उस वक्त की तामीरात थी, जिस शेप में थी, मकान की शक्ल में थी, मस्जिद की शक्ल में थी, दुकान की शक्ल में थी, जो भी आबादी मौजूद थी, एग्जिस्ट कर रही थी, रास्ते की शक्ल में थी, वो सारी उसके अंदर उन्होंने बाकायदा नक्शा बना के उसमें उसकी मेजरमेंट, मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, ये सारा कुछ लिखा हुआ। फिर ऑनर्स का नाम लिखा हुआ है, कौन उसका ऑनर्स था, किसके नाम पे थी, किसके कब्जे में थी, ये सारा उस रजिस्टर के अंदर लिखा होता है। और उसको जो डील करते थे, आबादकारी का जो रजिस्टर था, जो उसका महकमा था अलहदा से, उसको वो डील करते थे और उसके पास ये मौजूद है। तो उसका रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उसको एक अलहदा सर्वे नंबर होता था और वो पटवार के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ पटवार में उसका ये जिक्र होता है कि पटवारी के पास कि ये वाला जो नंबर है या ये वाला रकबा जो है ये आबादी दे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसको आबादी दे कहते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपको तफसील से दी ताकि आपको पता चले। अब इसके साथ हमारी जो रेवेन्यू के अंदर जो कल्टिवेटेड मोस्ट कल्टिवेटेड जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं ज़मीन की किस्म के लिहाज से, उसको कौन कौन सी हैं, उनको उनमें से हम थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालते हैं। पहले जो होती है उसको आब से, क्योंकि इसमें जो रेवेन्यू के अंदर अल्फाज फ़ारसी के, अरबी के, उर्दू के यूज़ हो रहे हैं। बाज़ का मतलब आप उर्दू में देखेंगे, बाज़ का मतलब आप फ़ारसी में देखेंगे, बाज़ का मतलब आप अरबी में देखेंगे। अब आबी जो है आप से, पानी से, बेसिकली पानी से निकले। अब इसका जो डिफिनेशन जहाँ पे है, वाटर बाय लिफ्टेड फ्रॉम टेक, पूल आर स्ट्रीम्स। अब ये कौन कौन से ज़रिए, कौन कौन से चैनल के ज़रिए आप इसको काश्त करते हैं। मतलब ज़मीन को काश्त करने के लिए पानी का जो लगाने का या पानी मुहैया करने का जो ज़रिया, जिस ज़रिए से उस ज़मीन को सैराब किया जाता है काश्त के लिए, उस ज़मीन को उस नाम से पुकारा जाएगा रेवेन्यू के रिकॉर्ड में कि इस ज़मीन को ये पानी की ये तरसील या ये जो सोर्स पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उसकी काइंड्स जो है वो उसके साथ शुमार की जाएगी। अब इसी के साथ आपकी जो एक और लफ्ज़ यूज़ होता है वो हम उसको कहते हैं बाच। बाच को जब मतलब उसकी डिफिनेशन जो देखी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ओवर होल्डिंग। अब इसमें दो चीज़ें आपने, बाच को हम
एग्ज़ाम्पल के तौर पे किस तरह यूज़ करेंगे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एक्विजिशन होती है, लैंड मतलब गवर्नमेंट उसको एक्वायर करती है फॉर पब्लिक पर्पज़ या पब्लिक के इंटरेस्ट में, तो उसके जो डिस्क्रिप्शन उसकी बनाते हैं उसके लिए एक पेपर के ऊपर जो पटवारी है, पटवारी उसको तैयार करता है कि इसके अंदर कब्ज़ा किसका है, उसके बाद इसके अंदर दरख्त कौन कौन से काश किए गए, उसके अंदर इसकी मकानात बने हुए हैं, उसके जो भी उसकी पोजीशन जो एग्जिस्टिंग है वो लिख के फिर उसके बाद उसकी कीमत का तयन किया जाता है। कीमत के तयन के बाद उसके साथ जितने लोग उसके मालिकान होते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक अपने अपने हिस्से के मुताबिक फिर उनका शेयर मुकर्रर किया जाता है और मुकर्रर करके फिर उसी रजिस्टर में उसको उनकी जो जो हिस्सा बनता है उसको उसकी रकम दी जाती है। उसके अंदर पटवारी उसको मेंटेन करता है, उसके अंदर बाकायदा उसका साइन जो वसूल करता है उसका लिखा जाता है। ये बात उसकी बेसिकली उसकी जो उसको प्रॉपर्टी की निस्बत जो उसको मुआवजा मिलता है उस मुआवजे की निस्बत जो कुछ उसके अंदर डिटेल दरख्तों की सूरत में, मकानात की सूरत में, ज़री ज़मीन है या जो भी उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन आती है उसको वसूल किया जाता है, उसको दिया जाता है। अब इसी के साथ जो हमने दो जो की थी कल्टीवेटेड के साथ साथ आपको आबी के साथ साथ हमने जो किया बारानी डिपेंडेंट और रेनफॉल, मतलब जो बारान से आप बारिश से कि जो ज़मीन बारिश की वजह से काश्त होती है उसको हम ज़मीन क्या कहते हैं, बारानी। अब एक होती है सैलाब से फ्लडेड आर केप्ट परमानेंटली मोस्ट बाय रिवर्स, मतलब बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे सैलाब आता है, सैलाब उसके बाद गुजर जाता है, वहाँ पे उसको काश्त करते हैं, अक्सर आपने देखी होगी उसको सैलाबी, क्योंकि दरिया के किनारों पे ये ऐसी जगह है जहाँ पे उसका बाकायदा जिक्र किया जाता है। अब आ गई एक नहरी ज़मीन, नहर से वैसे क्योंकि इरिगेटेड बाय कैनाल्स बाय फ्लो आर लिफ्टेड, जिस ज़मीन को काश्त करने के लिए आप नहर के ज़रिए पानी पहुँचाते हैं उसको ज़मीन नहरी कहते हैं। अब ये एक और है चाई वाटर फ्रॉम वेल, जिस तरह हम ये राट वगैरह लगा के ट्यूबवेल आजकल हम उसको लगाते हैं, पहले ज़माने में आपने देखा होगा वो एक वेल के ज़रिए मतलब कुएं के ज़रिए आप उसको वेल के ज़रिए ज़मीन के अंदर का उसको करने के लिए उसका जो रेवेन्यू के अंदर ये लफ्ज़ यूज़ होता है तो उसको हम ये चाई या उसका वाटर फ्रॉम वेल जिसको आप इस मतलब कुएं के ज़रिए पानी देके सैराब करते हैं। ये तो आपके सामने फिर एक और काइंड्स ऑफ लैंड है जिसको गैर मुमकिन, अक्सर आपने पढ़ा होगा गैर मुमकिन लफ्ज़ यूज़ होता है। गैर मुमकिन लफ्ज़ जो यूज़ होता है, गैर मुमकिन लफ्ज़ को हम इस तरह करते हैं, जो डिफिनेशन है, लैंड विच हैज़ फॉर एनी रीज़न बिकम अनकल्टिवेबल सच एज ए लैंड अंडर रोड, एग्जाम्पल है बिल्डिंग, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, टैंक्स आर दी लाइक आर लैंड विच इज़ बेरन सैंड। ये अब इसके अंदर आपकी एग्जाम्पल इस तरह है कि वो ज़मीन जिसको आप काश नहीं कर सकते, जिसके अंदर से आप काश या आपको आउटकम नहीं आती, वो क्या है। मिसाल के तौर पे आपने मकान बना दिया, अब मकान से तो आपको कोई चीज़ क्योंकि वो गैर मुमकिन हो गया उससे आपको कल्टीवेशन का या आपको आउटकम नहीं आएगा, मतलब ज़राअत आप उससे नहीं कर सकते। रोड है, रोड में आप रोड दोबारा ज़राअत में आप नहीं ला सकते। दुकान है, दुकान आप दोबारा नहीं उसके अंदर वो कल्टीवेशन कर सकते। इसी तरह जहाँ पे आबादी हो जाए या इस तरह का रोड, कोई बिल्डिंग, कोई उसके नहर बन जाती है, ये वो चीज़ें हैं जहाँ जो परमानेंटली आप उनको बना देते हैं, तामीर कर देते हैं, उसके अंदर आपकी तामीरात ने दोबारा कल्टीवेशन नहीं कर सकते। जिस तरह कब्रिस्तान भी गैर मुमकिन कब्रिस्तान लफ्ज़ जिसके अंदर अब क्योंकि कब्रें होगी हैं, अब दोबारा आप मुर्दों के निकाल के वहाँ पे ज़राअत तो नहीं कर सकते। ये उसकी एग्जाम्पल। अब इसी के साथ आपकी जो अनकल्टिवेटेड है उसमें अनकल्टिवेटेड के अंदर एक आ गई बंजर। वैसे भी आपने उर्दू में या आपने लिखा पढ़ा होगा कि बंजर वो जगह आती है जिसको कहते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड। अब इसकी आगे मजीद दो इकसाम है, एक है बंजर जदीद और एक है बंजर कदीम। अब बंजर जदीद और बंजर कदीम के अंदर जो रेवेन्यू के अंदर डिफिनेशन
बाज़ जगह पे क्योंकि इसको रूल्स में मुख्तलिफ लिखा हुआ है, लेकिन हम जो इसकी मैनुअल ऑफ सेटलमेंट मैनुअल में या उसके अंदर इसकी जो रूल्स में मेंशन किया गया है, बंजर जदीद का जो उन्होंने लिखा हुआ है कि विच रिमेंड अनसॉन फॉर 4 सक्सेसिव हार्वेस्ट, के 4 मुतवातर जो गिरदावरियां की जाती हैं उसमें वो क्या रहे, बंजर रहे, जिसके अंदर काश्त न हुई हो। कितनी? 4। अब गिरदावरी की या हार्वेस्ट का वो अलग से हमारा पहले भी लेक्चर हुआ है, तो दोबारा हम उसको सिर्फ इसके साथ शेयर करते हैं कि एक साल के अंदर 2 गिरदावरियां होती हैं, हार्वेस्ट जो होती है, जिसको खसरा गिरदावरी का हम कहते हैं, 2 होती हैं। अब एक होती है रबी की और एक होती है खरीफ की, एक आपकी चौथे महीने की और एक आपकी 10वें महीने की, ये 6 महीने बाद ये होती है। अब इसके अंदर उन्होंने पहली जो बताई कि जदीद जो है वो, उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी 4 हार्वेस्ट का सक्सेसिव जो है वो ज़मीन जो है बंजर रहे। अब जो बंजर कदीम है, कदीम का मतलब है पुरानी, अब रेवेन्यू के अंदर उसको जो लिखा है रिमेन अनसॉन फॉर द हार्वेस्ट 8 सक्सेसिव, कि 8 खसरा गिरदावरी जिसके अंदर लिखी जाती है, या 8 जो गिरदावरियां आपकी होती हैं उनके अंदर वो ज़मीन जो है वो अनकल्टिवेटेड रहे, मुतवातर, क्योंकि उसके अंदर ब्रेक ना आए, मतलब वो उसी तरह यकसां तौर पे वो चलती रहे। तो ये आपकी बंजर कदीम, बंजर जदीद, ये तीनों आपकी आ गई। मतलब इसमें आपकी, क्योंकि एक जुमाबंदी जो होती है वो लिखी जाती है 4 साल बाद, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने उसको क्योंकि गिरदावरी के साथ शो किया हुआ है कि खसरा गिरदावरी जब की जाती है तो उसके लिए जो हार्वेस्ट का रजिस्टर है वो 6 मंथ का होता है। तो मुतवातर, क्योंकि गिरदावरी का मकसद ही ये होता है कि मौके पे जाके ज़मीन का लिखना कि ज़मीन की ये 6 मंथ के अंदर तब्दीली उसके अंदर क्या आई है, नहीं आई, उसके अंदर कोई तामीरात हुई है, नहीं हुई, क्या वो ज़री है, गैर ज़री है, या उसको जो उसके अंदर कोई इस तरह की जो तब्दीली होगी वो पटवारी जाके स्पॉट पे लिख के लाता है। और उसके बाद फिर क्योंकि इसका ताल्लुक जो होता है वो आपके ओनरशिप के साथ साथ कल्टीवेशन कॉलम का होता है कि उसके अंदर क्या चीज़, कब्जा किसका था, कौन इसको इस्तेमाल कर, फिर काइंड्स क्या है, क्या पहले उसकी जरी ज़मीन थी अब वहाँ पे कोई दुकान बन गई है, क्या उस पर कोई कब्रिस्तान बन गए, जो भी 6 मंथ के अंदर उस ज़मीन के अंदर तब्दीली होगी पटवारी उसको इसके हार्वेस्ट रजिस्टर के अंदर लिख के बाकायदा अपनी आगे जो जुमाबंदी होगी उसमें फिर 4 साल बाद उसको लिखेगा। कुछ चीज़ें जो हमने, अब इसी के साथ आपका आबादीदेह का भी हमारा हो गया, बास का भी हो गया। अब 2-3 चीज़ें और हम शेयर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का करेंगे। एक जो टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं शजरा किश्तवार, अक्स शजरा किश्तवार, ये लफ्ज़ यूज़ होता है। इसकी जो डिफिनेशन है फील्ड मैप ऑफ रेवेन्यू स्टेट, EST, अच्छा वो दूसरा स्टेट नहीं है। अब जब बंदोबस्त हुआ, बंदोबस्त होने के बाद ज़मीन की पैमाइश करके उसका एक नक्शा बनाया गया बंदोबस्त के टाइम, 1872 का भी बना होगा, 46-47 जो आखिरी हुआ 1872 के बाद 1904-5 का, उसके अंदर के ज़मीन की जो मौके पे सूरत हाल थी उसका बाकायदा खसरा नंबर उसका जो उन्होंने डिटर्मन, या खाता नंबर जो भी उसका उसमें था, उन्होंने फील्ड मैप को मेजरमेंट करके उसका नक्शा बना के मशरक, मगरब, शमाल, जनूब जो उसकी पैमाइश करके उसके अंदर लिखिए, ठीक है। ये आ गया फील्ड मैप। ये होता है एक पेपर पे, मोटा पेपर होता है जो जिसको प्रिजर्व करके इसके लिए स्पेशल आपको उसके लिए जो डिपार्टमेंट है उसको डील करता है, और जो तहसील के अंदर उसको या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन से या जो उसको कंसर्न बनता है उसको देख सकते हैं आप, चेक कर, क्योंकि वो उसके अंदर अगर छोटा सा भी कोई नुक्ता डाल दें, उसके अंदर कोई भी तब्दीली हो जाए तो उसका पूरा जो स्टेट के ऊपर उसका रेवेन्यू उसके अंदर उसका नुकसान होता है। तो उसको बाकायदा फिर उसको बचाने के लिए उस वक्त जो पुरानी टेक्नोलॉजी तो इतनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको एक ऐसा स्टील का एक रोल सा बनाया होता था जिसके अंदर उसको रखा जाता था, ताकि अगर आग भी लग जाए तो उसको आग से भी बचाने के लिए उसके दोनों साइडों से कवर किया जाता था। ये जो इसको कोई इस तरह का पेपर्स को कोई दीमक वगैरह लगने से उससे बचाने के लिए भी उसको प्रिजर्व किया जाता था। तो वो एक इलादा वो मेन चीज़ है जो जिसको ओरिजिनल आप कापी के हैं, जो असल कापी होगी वो अक्स शजरा में होगी। अब उसकी 2 मजीद जो कापीज होंगी वो किस किस के पास होंगी, उसको जो कानून में क्या कहते हैं, एक शजरा पार्चा बोलते हैं। पार्चा बेसिकली कपड़े को बोलते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी ये, और हमारे यहाँ उसको यूज किया जाता है लट्ठा।
लट्ठा बेसिकली आप कपड़े को बोलते हैं, जिस तरह काटन नमा या जो कपड़ा होता है लट्ठा होता है, उसके ऊपर से असल जो आपकी आंख शजरा होता है उससे उसकी कापी की जाती है। वो कापी हमेशा पटवारी के पास होती है, लट्ठा हमेशा पटवारी के पास होगा। पटवारी उसको, क्योंकि वो कपड़ा खराब नहीं होता, कपड़े के ऊपर एक दफ़ा बनाया जाता है, बनाने के बाद उसके ऊपर तमाम मेजरमेंट लिखी जाती हैं, उसको फोल्ड किया जाता है, स्पॉट पे जब पटवारी जाता है उसको लेके जाता है, उसकी क्योंकि असल जो होती है, असल प्रिजर्व की होती है, उसको रखा होता है, उससे ये कापी की जाती है। और एक तीसरी चीज़ होती है जो टर्मिनोलॉजी हमारी यूज़ होती है, उसको कहते हैं मसावी। मसावी की जो डिफिनेशन है, पहले मैं शजरा पार्चा की डिफिनेशन भी कर लूँ। फील्ड मैप ऑफ ए रेवेन्यू स्टेट प्रिपेयर ऑन क्लॉथ फॉर द यूज ऑफ विलेज पटवारी। देखिए पटवारी का लफ्ज़ इसमें आ गया कि ये किसके यूज में होगी, पटवारी की। अब दूसरा आ गया मसावी, मैप ऑफ स्टेट विच इज प्रिपेयर अपॉन मैपिंग शीट। मैपिंग शीट आपने देखी होगी कि ट्रेस एक पतली शीट होती है जो दोनों साइडों से नजर आती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये मसावी जो है असल उस अक्स से बनाई, शजरा से बनाई गई है, और उसके ऊपर लिखा है कि ये 1947 की है, ये 1872 की है, जिस से भी कापी की गई है उसका ऊपर लिखा होता है बाकायदा। फिर उसको अटेस्ट किया जाता है, उसकी नकल आप अपने हल्के की, क्योंकि एक प्रोसीजर तरीकाकार है कि आप जो प्रिस्क्राइब के किस तरीके से उसको हासिल करेंगे, वो टेस्टेड कापी आपके पास या कोर्ट के अंदर या किसी जगह भी जरूरत पड़ती है कि असल तो वो ला नहीं सकते, पटवारी लट्ठा तो ला नहीं सकता, ये उसकी कापी होती है जिस कापी को आप कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग में या अपने किसी रिकॉर्ड के लिए आप ले गए मेजरमेंट के हवाले से या कोई इस तरह की जिस मकसद के लिए ज़रूरी है। ये वो चीज़ें छोटी छोटी जो हमने आज आपसे डिस्कस की, तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम जारी रखेंगे। ये वाला सेशन जो है आज हमने दूसरे सेशन से हट के किया है, तो इसमें अब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिस पे अब आगे मज़ीद, ताकि फिर इसको कंक्लूड करें। अच्छा सर, ये आबादी तय जो आपने बताया था कि ये एक खसरा नंबर के ज़रिए किसी भी गांव में अलग कर दी जाती है, ये आबादी तय की फर्दर ट्रांसफ़र किस तरीके से हो गया है, वो इंतकाल होगा या किस तरीके से? इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि आबादी तय का जो रजिस्टर मेंटेन किया जाए, उस रजिस्टर के मेंटेन होने के बाद जो जब ये प्रॉपर्टी को उन्होंने नंबरिंग करके उसको पूरा एक मलकियत का हवाला दिया हो, अगर उन मालकान में से उसका नंबर अलाट हो गए, वो मालकान से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती, क्योंकि रिकॉर्ड के अंदर अगर मिसिंग होंगे, असल मालिक अगर एक आज से 100 साल पहले के नाम पे चल रही है, उसके बाद उसकी विरासत अगर और पोजेशन, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक है मलकियत, एक है पोजेशन। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक प्रैक्टिस चल रही है वो ये चल रही है कि लोग उसको मुंतकिल नहीं करवाते। अगर उसका रिकॉर्ड जो इसका आबादकारी वालों के पास, आबादी दे वालों के पास जो मौजूद है, उसके अंदर से उसकी वरासत या उसकी इंट्रीज मौजूद है, तो वो इंतकाल हो सकता है। अगर उसके अंदर उनकी इंट्रीज मिसिंग है, मिसाल के तौर पे ओरिजिनल जो ओनर था वो अभी तक प्रॉपर्टी रेवेन्यू उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उनके नाम है, तो उन्होंने आगे मजीद 10 लोगों ने मुंतकिल की है, तो उनसे अब उस अमल को करेक्ट करवाने के लिए वो सारे वारस लाने, सारों को वो करना, तो वो सिर्फ पोजेशन बेच के कब्जा अपना स्टाम्प पेपर के जरिए बेच देते हैं। लेकिन ये इंतकाल हो सकता है, वो इस तरह हो सकता है कि उसके लिए एक प्रोसीजर इंतकाल करते हैं, लेकिन वो कब होगा, जब उनके नाम पे प्रॉपर्टी उस वक्त से ट्रांसफर होगी, मौजूद होगी, उनके वरसा ने मुंतकिल की होगी। अगर नहीं है तो वो तो इंतकाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में से गैप आएगा। तो इसलिए जो है वो पोजेशन अलग चीज़ है, ऑनरशिप अलग चीज़ है ना। पोजेशन उनके नाम पे जिसने खरीद, वो कहता है जी मैंने ए से लिया, बी से लिया, सी से लिया, डी से लिया, वो उनके से चलता चलता आ रहा है। लेकिन अगर उनका ट्रांसफ़र हो चुकी है, उनके नाम पे आ चुकी है, तो वो आगे उनको इंतकाल करके दे सकते। अगर उनके नाम पे नहीं, तो फिर वो जिनसे वो लिए उसी तरह वो एक पेपर के जरिए सिर्फ पोजेशन की हद तक वो अपने पास रख सकते हैं। ये जिस तरह सक्सेशन बनती है, जी जी, उसमें ये आबादी दे वाली जो जमीन है, जी जी, इसकी भी सक्सेशन बनेगी। आबादी दे वाली जो आप देखें प्रॉपर्टी, जब आप किसी जो सक्सेशन, तो बेसिकली आपका ये होता है कि आप के वरसा की, कि इस मरने वाले के वरसा कौन कौन है और किस पर्पज़ के लिए आपको वो चाहिए। क्या आपको वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए। आप मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करेंगे तो उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे, फिर उसके साथ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको करना पड़ेगा। जिस प्रॉपर्टी की अगर आपकी ओनरशिप है, देखें बेसिकली ये एक मरने वाले की ओनरशिप है
या नहीं है। अगर मरने वाले के नाम पे जो जो उसकी प्रॉपर्टी है, मूवेबल है या मूवेबल है, वो उसके अंदर आप लिख के उसका शेयर के मुताबिक बता सकते हैं कि जी, क्योंकि वो तो शेयर मुकर्रर किए जाते हैं कि जी अगर हमें ये प्रॉपर्टी मूवेबल के लिए चाहिए या इमूवेबल के चाहिए। अगर उनके नाम पे जो जो प्रॉपर्टी उसमें बादिदे अगर उनके नाम पे है तो वो हो सकती है, अगर नहीं है तो फिर उसका तो आप जिक्र नहीं कर सकते उसमें। अगर आबादीदे है अगर उसके नाम पे, क्योंकि देखें जो चीज उनके मरने वाले की तरका है ना, बेसिकली लेगेसी है, मरने वाले के जो नाम पे है, तो उसको अगर जब ट्रांसफर की जाएगी तो उसकी ये देखना है कि उसके मरते वक्त उसके नाम पे क्या क्या चीज थी, किस किस चीज का वो ऑनर था, तो वो चीज उसके वरसा को एज इट इज मुंतकिल होगी जो उसके नाम पे थी। ठीक है। और कोई सर ये जिस तरह बात आपने बताया कि ये सिर्फ जिस वक्त लैंड एक्वायर करेगी गवर्नमेंट तो उस वक्त ये बात में पटवारी बनाएगा, ये एक्वायर करने के अलावा नहीं बना सकता, उसके एस्टिमेट नहीं लगा सकता क्या ये जमीन? देखें वो जो इलादा से आप जो बात कर रहे हैं, ज़मीन का तखमीना लगाना या ज़मीन की मार्केट वैल्यू निकालना वो अलग प्रोसीजर है। बाज का जो बेसिकली फार्मूला ये है कि वो ओनर्स के दरमियान उनका शेयर के मुताबिक उनको मुआवजा जो जो दिया जाता है, मुआवजा तब दिया जाता है कि जब गवर्नमेंट उनसे प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, वो जिस तरह भी एक्वायर करती है, अगर वो कंपलसरी करती है या उनको जो है रेगुलर उसको करती है, लेकिन उनकी बाज का बनाने का मकसद ये है कि उनकी शेयर के मुताबिक, उनकी ओनरशिप के मुताबिक, उनका जो काइंड्स है उसमें क्या मकानात हैं, कितना कितना रकबा बनता है, उसमें दरख्तान की क्या तादाद है, क्या फलदार दरख्त हैं या गैर फलदार दरख्त हैं, ये सारी डिटेल जो है उसके अंदर होगी। फिर उनके दरमियान वो करके उनसे वसूली लेके उनके हवाले की जाती है। ये इसलिए उसको तैयार किया जाता है, क्योंकि ये वैसे तो हो नहीं सकती। जब एक बंदा अपनी ज़मीन बेचता है उसके लिए तो लादा तरीकाकार है, वो जो सेल करेगा, इंतकाल करके देगा, वो इंतकाल अलग चीज़ है। ये गवर्नमेंट के साथ इसका ताल्लुक है कि गवर्नमेंट जब एक्वायर करेगी उसके लिए बाज बनेगी, बाज के अंदर ये सारी चीज़ें तैयार होंगी, उसकी मौके पे जाके सारा कुछ देख के उसके मुताबिक उसकी डिटेल तैयार होगी। डिटेल तैयार होने के बाद उसके मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा देने के बाद उससे वसूली ली जाएगी। इस बात में सर रेवेन्यू ऑफिसर्स में पटवारी के अलावा और कोई भी इसके साथ बेसिकली ये तो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में तैयार की जाती है। देखें ऊपर इसका लिखा हुआ है, अज दफ्तर डिप्टी कमिश्नर मानसरा नायब तहसीलदार लैंड एक्विजिशन के तहत ये तैयार की जाती है, ये उसका जो रिकॉर्ड। तो अब इसमें जो ये कंसर्न रेवेन्यू की हायरार्की, नायब तहसीलदार है, गिरदावर है, पटवारी है, ये सारे लोग हैं इसमें। पटवारी तो सिर्फ उनको वो कर गए, लेकिन इसके ऊपर ये बाकी लोगों के सिग्नेचर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई अगर दरख्त वगैरह ज्यादा है या महकमा जंगलात वाले भी होते हैं या नहीं? अगर देखें जो इसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट, ये तो ओनरशिप के हवाले से है ना, अगर उनकी ओनरशिप है तो ये वो दरख्तान हैं कि जो दरख्तान जिसमें कोई परमानेंट लेने की या ममानियत नहीं है, अगर वो इस तरह की कोई चीज़ होगी तो फिर कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो तो इसके साथ इन्वॉल्व होंगे। अच्छा सर, ये जिस तरह बंजर है, अनकल्टिवेटेड ज़मीन है, ये अक्सर कोई ज़मीन ऐसी होती है जिसको काश्त नहीं करती किसी वजह से भी, हालांकि वो फसल के काबिल होती है, अगर उसको काश्त किया जाए तो वो फसल उसमें उगने की सलाहियत होती है, लेकिन अगर वैसी ज़मीन बंजर में हम करेंगे। देखें हमने ये चीज़ तो नहीं देखनी कि मतलब आपको मैंने पहले भी डिफिनेशन से बताया, वो किसी वजह से भी अगर बंदा खुद छोड़ता है या किसी वजह से भी वो काश नहीं होती, तो हमने ये देखना है कि ये कितने टाइम से, क्योंकि पटवारी जब स्पॉट पे आएगा, पहली गिरदावरी लिखने के लिए जब वो आएगा हार्वेस्ट रजिस्टर के अंदर, जब मेंटेन करेगा तो उसके अंदर ये लिखा होगा कि जी ये पिछली दफ़ा मैं आया हूँ तो ये बंजर थी, फिर आया हूँ फिर बंजर है, फिर आया हूँ फिर वो। हमने सिर्फ ये देखना है कि ये कितने टाइम से बंजर है, क्या ये बंजर जदीद के ज़ुमरे में आती है या बंजर कदीम के ज़ुमरे में आती है। जदीद के ज़ुमरे में वो पटवारी बता देगा कि इतने टाइम से ये जो है अनकल्टिवेटेड है, और इसी तरह उसका एक बता देगा कि ये जदीद है तो जदीद में क्या है, कदीम में क्या है। ये सिंपल अगर बंजर है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर पटवारी नहीं, ये नहीं है कि किस वजह से, वो तो छोड़ी हुई है वो ज़मीन। हमने सिर्फ ये इस वक्त ये देखना है कि जो आपकी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उनकी बेसिक जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्या है। ये हम आपने सिर्फ प्रैक्टिकल जो तजर्बात शेयर किए कि ये चीज़ें हमारी टर्मिनोलॉजीज या प्रैक्टिस में या ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो सर ये अगर बंजर जदीद है, वो रेवेन्यू पेपर्स में एंटर हो जाती है कि बंजर जदीद है, और उसके बाद उसमें कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाए तो वो फिर वापस शिफ्ट होती है। बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी, जो काइंड्स उसकी इस्तेमाल हो रही है। देखिए गिरदावरी का मकसद ये है ना, जो गिरदावरी की जाती है उसका मकसद ये है कि ज़मीन की पोजीशन जो 6 मंथ के अंदर वो क्या है।
अगर पिछली दफ़ा बंजर थी तो इस दफ़ा अगर उसको काश्त कर दिया तो वो काश्त होगी। अब वो मतलब जो काइंड उसकी काश्त, उसके मिसाल के तौर पे उसको कोई नहर लग गई है, मिसाल के तौर पे उसमें कोई तामीरात हो गई है, मिसाल के तौर पे उसके अंदर कोई मकान बन गया, जो भी नेचर उसकी चेंज होगी तो वो उसके अंदर लिखी जाएगी। सर ये जिस तरह बरानी, नहरी और आबी जमीन, जी जी, अबियाना जो देते हैं, जी जी, ये किस किस जमीन पर आता है? पानी तो नहरी को भी लग रहा है। देखें ये मैं ये आपने सवाल अच्छा किया है। ये हम असेसमेंट में जब जाएंगे अबियाना वाली डिफिनेशन में तो प्रॉपर इसको, लेकिन अबियाना बेसिक जो उसके लिए असेसमेंट का उन्होंने एक फार्मूला बताया हुआ है कि नेरी के लिए ये देखिए, ज़मीन का टैक्स आप लाजमी देते हैं। कोई भी ऐसी ज़मीन जिसका ज़री टैक्स ना हो वो है, आपने देना है। अब किस रेशो से देना है? वो काइंड्स के लिहाज से देना है कि इस कितना उसकी आउटकम। मिसाल के तौर पे एक फसल जिससे अबियाना वाली ज़मीन जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो नेरी है, क्या वो बरानी है, क्या वो उसको जो आपने तीसरा बताया है आबी, ये सारी चीज़ों को देख के उसके लिहाज से उन्होंने शेड्यूल रखा हुआ है। वो शेड्यूल के मुताबिक आपसे टैक्स लाजमी लेंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए हमारा ये काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।